नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका मित्र रोम सिंह राजपूत। आज की वीडियो में मैं आपको धान की खेती में होने वाले रोगों के बारे में कुछ जानकारियां दे रहा हूं। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को पूरी देखें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाए। किसान साथियों, धान की जो फसल है वो इस समय पे लगाई जा रही है और कहीं कहीं लगकर 1 महीना की फसल हो चुकी है। जैसे ही धान की फसल 1 महीना या 15 से 20 दिन पुरानी हो जाती है तो उसमें जो भी रोग होते हैं वो देखने को मिलने लगते हैं। एक बहुत भयंकर रोग है जिसको हम बकानी रोग के नाम से जानते हैं। बकानी रोग का प्रकोप इस समय पे धान की फसल में काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर साल ये बकानी रोग आता है और किसान भाइयों के लिए समय समय पे सुझाव भी दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान भाई जल्दबाजी में एक छोटी सी लापरवाही कर देते हैं, जिसका खामियाजा किसान भाइयों के लिए भुगतना पड़ता है। तो मित्रों, मैं आपको पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी, उनमें भी मैंने बताया था कि धान की जब हम नर्सरी बनाते हैं उस समय बीज को उपचारित करने के बाद ही हमें नर्सरी बनानी चाहिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बीज तो आजकल उपचारित आता है तो उसको बीज उपचारित करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बीज उपचारित होकर आ रहा है, वो कौन सी दवा से उपचारित होकर आ रहा है उसके बारे में आपको नहीं पता है। वो हो सकता है इंसेक्टिसाइड से उपचारित होकर आ रहा हो या फंजीसाइड से होकर आ रहा हो, लेकिन प्रॉपर कौन सी फंजीसाइड से उपचारित किया गया है ये आपको कोई पता नहीं है कि किस दवा से उसको उपचारित किया गया है। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम नर्सरी बनाते हैं तो बिजाई के समय पे जो हमारा बीज है उसको उपचारित करने के बाद ही हमको नर्सरी बनानी चाहिए। अब समस्या ये है कि उपचारित तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय निकल चुका है, धान हमारे खेतों में लग गया है और धान लगने के बाद में आप देख रहे हैं कि बकानी रोग से संबंधित हमारे लिए खेत में पौधे दिखाई दे रहे हैं। बकानी रोग का मैं थोड़े आपको पहचान बता दूं। बकानी रोग का जो लक्षण है वो ये है कि आप देखते होंगे कि आपकी फसल में कुछ पौधे सामान्य पौधों से ऊंचे निकल जाते हैं और वो पौधे के साथ में ब्यात ज़्यादा नहीं होती, यानी कि पौधे के संपर्क में बहुत सारे बच्चे नहीं होते हैं, कल्ले नहीं होते हैं। एक सिंगल पौधा निकल के ऊपर को चलता है और पौधे की जो जड़ है वहाँ पर एक गांठ नुमा बन जाता है। इस तरीके से वो पौधा है वो आपका सामान्य पौधों से ऊंचा हो जाता है। अगर इसका समय पर उपचार ना किया जाए तो फिर ये पौधा आगे चल के पूरा पौधा ख़राब हो जाता है, इसमें बाल नहीं बनती है। और ये एक फंगस के द्वारा लगता है, एक फंगस होता है उसके द्वारा ये रोग आता है फसल में, जिसके लिए मैं आपको बताऊं कि जो फंगस होता है वो आपका, आप जहाँ से भी बीज ले रहे हैं, जिस सोर्स से बीज लेकर आ रहे हैं, चाहे आपका बीज अपना घर का पुराना है या आपने किसी किसान से बीज लिया है या फिर आपने किसी कंपनी का बीज लिया है या कहीं भी आपने किसी फार्म से बीज लिया है, कहीं से भी किसी भी प्रकार से फंगस के स्पोर्स आ सकते हैं और वो बीज पहले से आपका संक्रमित हो सकता है। इसलिए ही बताया जाता है कि जब भी हमारे लिए नर्सरी बनानी है तो पौध को, बीज को उपचारित करने के बाद ही नर्सरी बनाएं। अब बीज उपचारित नहीं किया गया है तो ऐसा तो नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें, उसका फिर समाधान कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। अगर जिन किसान भाइयों के यहाँ पर अभी नर्सरी है खेत में और अभी प्लांटिंग नहीं की है और प्लांटिंग करने वाले हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो नर्सरी है उस नर्सरी के लिए आप फंजीसाइड से उसका ट्रीटमेंट करें। फंजीसाइड में आप कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। कार्बेंडाजिम 50% की लें, जिसके लिए बाविस्टिन नाम से भी जानते हैं। उसको 50% में आप ले लें और उसका 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका घोल बनाकर और 15 मिनट तक पौधों की जड़ों के लिए उसमें डुबो कर रखें। उसके बाद में उसकी अगर हम प्लांटिंग करते हैं तो बकानी रोग नहीं आता है। लेकिन अगर रोग आ गया है और फसल हमने रोपाई कर दी है तो उस समय पे फिर हमारे लिए अपनी फसल का उपचार करने के लिए हमें फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रोपिकोनाजोल नाम का एक फंजीसाइड आता है। प्रोपिकोनाजोल आपका 25% WP होता है। इसके लिए आप ले सकते हैं प्रोपिकोनाजोल के लिए, और 1 ml प्रति लीटर पानी में इसका घोल बनाकर आप इसके लिए
छिड़काव करें तो आपको बकानी रोग से बचने में मदद मिल सकती है। प्रोपिकोनाजोल आपका ये WP में नहीं होता, ये लिक्विड में होता है, एमल्सिफिकेशन होता है इसका। तो आप इसके लिए 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको आप पानी में घोल के लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा फ़ायदा मिलेगा और बकानी रोग से अपनी फसल को आप बचा सकते हैं। अगर हम प्रोपिकोनाजोल नहीं ले रहे हैं तो हम कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब के हम 2 से 3 स्प्रे करें। एक स्प्रे हमारे लिए करना है तो उसके पश्चात हमारे लिए 1 सप्ताह बाद रिपीट करना है स्प्रे। इससे क्या होगा कि आपके 2 से 3 स्प्रे अगर आप कर देंगे तो आपके खेत में जो बकानी रोग का फंगस है वो फंगस ख़त्म हो जाएगा और आपका जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा और वो पौधा आपका अच्छा हो जाएगा। किसान साथियों, इसके साथ साथ हम इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी ले सकते हैं। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% की लेनी है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में हमारे लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के पाउच भी लेने हैं, क्योंकि बकानी रोग के साथ साथ कुछ हमें ब्लास्ट ऑफ राइस की भी समस्या देखने को मिल सकती है। तो उसकी कंट्रोल करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सबसे अच्छा काम करती है। उसका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए अच्छा फ़ायदा मिल सकता है और हमारी फसल ठीक हो सकती है। तो किसान साथियों, हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारी जो फसल है उसको हमें अच्छे रखने के लिए हमको समय समय पर उसकी निगरानी करनी है और लगातार निगरानी करनी है। अगर हम थोड़ा भी चूकते हैं तो फसल में कौन सी बीमारी कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किसान साथियों, एक जानकारी और मैं आपको दे रहा हूँ। अगर हमारे खेत में बकानी रोग की समस्या नहीं है और हमको लग रहा है कि समस्या आने की संभावना है, आ सकती है, लेकिन हमारे पास एक सही समय है, तो ट्राइकोडर्मा आपका जैविक फफूंदनाशी होता है ये। तो ट्राइकोडर्मा के लिए आपको लेना है और 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका हमें घोल बनाना है। 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाएंगे और इसका हम छिड़काव अपने खेत में कर देंगे। ये विशेष ध्यान रखना है कि 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमको घोल बनाना है और 1 एकड़ में कम से कम हमारे लिए 200 लीटर पानी लगाना है। 200 लीटर पानी अगर हम लगाएंगे तो इस हिसाब से एक अच्छी खासी मात्रा हमारे खेत में ट्राइकोडर्मा की लग जाएगी। और ट्राइकोडर्मा का स्प्रे करने से ये एक आपका रामबाण इलाज होता है। ये आपका सिर्फ बकानी पे ही काम नहीं करेगा, बकानी के साथ साथ आपके खेत में लूज स्मट आता है, ब्लास्ट ऑफ राइस आता है और आपके खेत में झोंका रोग आ जाता है और आपके खेत में कंडवा रोग आ जाता है। जितने भी रोग आते हैं सारे रोगों में ट्राइकोडर्मा आपका कंट्रोल करेगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा जो है वो एक ऐसा फंजीसाइड है, अगर आपने उसका इस्तेमाल 2-3 बार अपनी फसल पे कर दिया तो फसल में होने वाले सारे रोगों के लिए ये कंट्रोल करेगा और एक लंबे समय तक ये काम करेगा। तो ट्राइकोडर्मा का अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदा मिल सकता है। मित्रों, वीडियो आपके लिए पूरी देखनी चाहिए और मैं आपको समय समय पर अच्छी से अच्छी जानकारियाँ देता हूँ। आप लोग वीडियो के लिए लगातार देखें और पूरी वीडियो देखा करें, जिससे कि आपको जो भी जानकारी दी जाती है वो जानकारी अच्छे से आपको मिल पाए और आप उन जानकारी के माध्यम से अपनी फसल में होने वाले रोगों से बच सकें और फसल की उत्पादन क्षमता के लिए आप बढ़ा सकें। तो मैं इसी तरह से आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारियां देता रहूँगा और आप मेरे चैनल पर इसी तरह से जुड़े रहें। अच्छी से अच्छी जानकारियां पाने के लिए, खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए आपको हमारे चैनल पर लगातार जुड़े रहना है और आप फसलों से संबंधित अच्छी से अच्छी जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। तो मित्रों, अभी धान में कुछ मैंने आपके लिए और भी वीडियो डाली हैं धान से संबंधित, जिनमें कि आपको धान में लगने वाले कीटों के बारे में भी बताया गया है और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए धान से संबंधित या अन्य फसलों से संबंधित मिलती रहेंगी। इसके लिए आप लगातार चैनल पर जुड़े रहें और आप वीडियो को देखते रहें। किसान साथियों, तना छेदक से संबंधित भी मैंने वीडियो आपके लिए डाली थी, वो आपने देखी होगी और वीडियो आपको कैसी लगी उसके बारे में आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। तो
मित्रों, अभी कुछ जानकारी और है इसमें जिसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि धान में कुछ रोग के साथ साथ कुछ कीट आते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भुनका जैसा कीट है, माहू जैसा कीट है, इसको चैंपा बोल सकते हैं। ये जो कीट होते हैं ये आपके थ्रिप्स नुमा होते हैं और सकिंग पेस्ट का काम करते हैं, पौधे के रस को चूस कर और पौधे को कमज़ोर कर देते हैं। तो इनकी रोकथाम करने के लिए हम इमिडाक्लोप्रिड को ले सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड आपकी 17.5% तक होती है। उसका अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो जितने भी थ्रिप्स होते हैं या माहू कीट होते हैं उनको आसानी से हम मार सकते हैं और हमारी फसल अच्छे से ग्रो कर पाएगी, जिससे कि हमारे लिए उत्पादन अच्छा मिल पाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद किसान साथियों। जय हिंद, जय भारत।